वर्णों का उच्चारण। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियां बन गई हैं। कंठ्य। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। तालव्य। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, चवर्ग, य और श। मूर्धन्य। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण री, टवर्ग, र और श। दंत्य। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तवर्ग, ल और स। ओष्ठ। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ऊ, पवर्ग। कंठ तालव्य। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ऐ। कंठोस्त्य। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ और औ। दंतोष्ठ। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण व। स्वर वर्णों का उच्चारण। अ का उच्चारण यह कंठ्य ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है, जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता, तब उस व्यंजन के नीचे हल्का चिन्ह लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम अ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य, ब्रह्म, खंड, धर्म इत्यादि। इतना ही नहीं, यदि ई या ऊ के बाद य आए तो अंत्य अ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे प्रिय, आत्मीय, राजसूय इत्यादि। ऐ और औ का उच्चारण कंठ और तालु से और औ का उच्चारण कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत के अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न है। जहाँ संस्कृत में ए का उच्चारण ऐ और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः ऐ और औ के समान होता है। अतएव इन दो स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से भिन्न है। जैसे संस्कृत में शैल, संस्कृत में शैल, ऐ कौतुक, कौतुक और हिंदी में ऐसा, कौन, कौन। व्यंजनों का उच्चारण। व और ब का उच्चारण दंतोष्ठ है। दांत और ओठ के संयोग से व का उच्चारण होता है और ब का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दी भूलें हो जाया करती हैं। वेद को वेद, वायु को वायु कहना भद्दा लगता है। संस्कृत में ब का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त व वर्ण को हिंदी में ब लिख दिया जाता है।
बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी व और ब का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसीलिए लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है, इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। वास माने रहने का स्थान, निवास, लेकिन बास, बास माने सुगंध, गुजर। वंशी माने मुरली, बंसी माने मछली फंसाने का यंत्र। वेग मीन्स गति, बेग माने थैला, अंग्रेजी। कपरा अरबी, तुर्की का एक पद। वाद माने मत, बाद माने उपरांत, पश्चात। बाह्य मीन्स वहन करने योग्य, और बाह्य माने बाहरी। सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति ब लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बांग्ला में तो एक ही ब व है और व नहीं, लेकिन हिंदी में यह स्थिति नहीं है। यहाँ तो वहन और बहन का अंतर बतलाने के लिए व और ब के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। र ढ़ का उच्चारण, ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु का उच्चारण। हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका उच्चारण संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और क, कह से विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें उच्छृप, ऊपर फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, जैसे सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, गढ़। श का उच्चारण, ये तीनों ऊष्म व्यंजन है क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। श का उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, हवा दोनों बगलों में स्पर्श करते हुए निकल जाती है, पर श के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। अतएव श तालव्य वर्ण है और श मूर्धन्य वर्ण। हिंदी में अब श का उच्चारण श के समान होता है। श वर्ण उच्चारण में नहीं है पर लेखन में है। सामान्य रूप से श का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय इत्यादि। श और श के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ श के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ स के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। श वर्ण सामान्यतया संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों में पाया जाता है, जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिंदी की बोलियों में श का स्थान स ने ले लिया है, यानी तालव्य श और मूर्धन्य स का स्थान दंत स ने ले लिया है। श और श के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं, उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अंतर को दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे अंश माने भाग, अंश दंत सा लगाने से अंश मीन्स कंधा, शकल खंड और शकल सारा, शर वान बान और सर माने तालाब, शंकर महादेव और शंकर माने मिश्रित, स्व माने कुत्ता, अश्व माने अपना, शांत धैर्ययुक्त और शांत मीन्स अंत सहित। ड और ढ का उच्चारण, इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व में और ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है, जैसे डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल शब्द के आरंभ में और द्वित्व गड्ढा
खड्डा द्वित में, और दंड, पिंड, चंडू, मंडप हर्ष स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 श्रेणियां हैं। संयुक्त ध्वनियां, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती है। शब्द के आरंभ में ध्वनियां प्रायः पाई जाती है, मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम। जैसे प्रारब्ध शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरंभ और अंत में हुआ है। संयुक्त ध्वनियों के अन्य उदाहरण इस प्रकार है: प्राण, वरण, घ्राण, मलान, क्लांत, प्रवाद, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूर्वापर संबंध अधिक स्पष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारंभ करते समय ही दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्संबद्ध अवयव को तैयार रखें, ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापर संबंध रहित एक साथ हो जाए। जैसे प्राण में प्र के उच्चारण के लिए जब ओठ प के लिए मिले, उसी समय र कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो। एक एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा न होने के कारण ही लोग स्नान का अशुद्ध उच्चारण स्नान या स्नान और स्कूल का स्कूल या स्कूल कर बैठते हैं। संपृक्त ध्वनियाँ। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, यहाँ स और ब ध्वनियों के साथ म ध्वनि संयुक्त हुई है। युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे दिक्कत, अच्छुन्न, उत्फुल्ल, प्रसन्नता। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती है। इस नियम के अपवाद भी हैं, जैसे उत्फुल्ल, गप्प। इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है। अक्षर के 2 प्रकार हैं: बद्धाक्षर क्लोज्ड सिलेबल, मुक्ताक्षर फ्री और ओपन सिलेबल। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है, आप, एक, लाम, लेकिन मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, जो, खा, गा, जा, रे। बलाघात, स्वराघात। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है, जैसे इंद्र, विष्णु। इसमें संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर ई और वी पर जोर दिया गया है। बलाघात की स्थितियां इस प्रकार होती है: एक संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले व्यंजन पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने में पहले वर्ण का स्वर थोड़ा तन जाता है, जैसे पक्ष, इक्का। संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण गुरु कहलाता है। दूसरा, जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है, जैसे पर, चलना। विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे दुख, निःसंदेह, दुःशासन, अंतःकरण। ई, उ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है, जैसे हरि, मधु, समुदाय, पितृ। संगम।
अंग्रेजी में संगम को जंक्चर कहते हैं, हिंदी में संधि या संगम कहा जाता है, किंतु जंक्चर के लिए संधि सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्याकरणिक प्रक्रिया में यह ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष का परिचायक है। संगम को दूसरे शब्दों में योजक, जोड़ने वाला कहा जा सकता है। नित्य प्रति के व्यापार में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जो संक्रमण होता है वह भी दो प्रकार का होता है। कभी तो वक्ता निर्बाध रूप से बीच में किसी ध्वनि के व्यवधान के बिना दूसरी ध्वनि पर संक्रमण करता है, तो कभी बीच में कुछ व्यवधान होता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे के उच्चारण म के पश्चात ह पर शीघ्र संक्रमण होता है, किंतु तुम्हारे में पूर्ववत संक्रमण नहीं होता। म और ह के बीच कुछ विराम अवसान होता है, इसी विराम को संगम कहते हैं। यह संगम सार्थक है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो तुम्हारे का अर्थ तुम्हारे हो जाएगा। इसे भाषा में धन संगम प्लस जंक्चर कहते हैं। संगम शब्दों के बीच आता है, अतः कुछ लोग इसे आंतरिक संगम भी कहते हैं। संगम का एक भेद रूपग्राम्य संगम मॉर्फेमिक जंक्चर है। जब दो रूपग्रामों के बीच यह आता है तब इसे रूपग्रामी संगम कहते हैं, जैसे तुम्हारे में तुम, हाजोर हारे। इसके अतिरिक्त अक्षरिक संगम भी होता है। नल की अनुतान को सूर लहर कहते हैं। सूरों के आरोह अवरोह क्रम को सूर लहर की संज्ञा दी गई है। सूर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द तान है। इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सूर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सूर लहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सूर लहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सूर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। सूर लहर के मुख्यतः दो भेद हैं, एक शब्द सूर लहर और दूसरा वाक्य सूर लहर। तान भाषाओं में शब्द सूर लहर का विधान है, अतान भाषाओं शब्द सूर लहर नहीं है। इसमें वाक्य सूर लहर का विधान मिलता है, लेकिन कहीं कहीं शब्द में भी सूर लहर का प्रयोग देखा जाता है। जैसे अच्छा का उच्चारण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के अनुसार करने से इसके तीन अर्थ स्वीकृति, विरोध तथा प्रतिशोध होते हैं। वाक्य सूर लहर से अर्थ भेद हो जाता है। इसमें शब्द का क्रम भी बदल जाता है। जैसे क्रिया कौन करेगा, करेगा कौन। विशेषण अच्छे आदमी हैं, आदमी अच्छे हैं। कौन करेगा अर्थ है कोई करेगा, किंतु करेगा कौन का अर्थ है कोई नहीं करेगा, अर्थात इससे निषेध अर्थ का बोध होता है। आदमी अच्छे हैं का अर्थ है सामान्यतः भले हैं, आदमी अच्छे हैं का अर्थ है बहुत सुंदर आदमी हैं। इसमें विधेयता लक्षित होती है। इस प्रकार आपने आज के विषय को सुना। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट करना उचित समझेंगे तो कमेंट कर देंगे, शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।